मित्रों, एक बार पुनः हम आपके लिए कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं और ये प्रश्न जो है आपके प्राचीन भारत से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं क्रमिक यानी ऑर्डरली यानी सिलसिलेवार ढंग से मैं आगे बढ़ूंगा। पुनः मैं कुछ और प्रश्न के साथ आया हूं। आइए उन प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत पोतवा अध्यक्ष का संबंध था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत पोतवा अध्यक्ष का संबंध था। माप तौल, वाणिज्य, कृषि, वैश्यावृत्ति। आपका सही आंसर होगा ए, माप तौल यानी वेट और मेजरमेंट से जुड़े हुए जो अध्यक्ष होते थे उसको पोतवा अध्यक्ष कहते थे। और वाणिज्य से जो जुड़े अध्यक्ष होते थे, जो पोतवा अध्यक्ष हो गए, जो माप तौल से जुड़े हुए थे और वाणिज्य से जुड़े हुए अध्यक्ष होते थे, उसको पन्याध्यक्ष बोलते थे। पन्याध्यक्ष बोलते थे, याद रखेंगे। इसे क्या बोलते थे? पन्याध्यक्ष बोलते थे। एग्रीकल्चर से जो जुड़े हुए ऑफिसर्स होते थे उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। सीताध्यक्ष। और वैश्यावृत्ति जो हो रही थी उस समय में, जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी होते थे, जो देख रेख कर रहे थे, उसको गणिकाध्यक्ष बोलते थे। गणिकाध्यक्ष। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के अंतर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क चल रहे थे उसमें जो ऑफिसर्स होते थे, कुछ ऑफिसर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए थे। ये यही ऑफिसर्स थे। इन ऑफिसर्स में जो है टोटल जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 26 ऑफिसर्स के बारे में जिक्र आया। कहीं कहीं 27 भी लिखे गए हैं। तो कुछ जो और इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो उस समय में डिपार्टमेंट्स को देख रहे थे, उनको आप जान लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक। तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, तो आपका सही आंसर होगा बिंदुसार। बिंदुसार के समय में ये जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, यह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य जो वंश था उसके अंतर्गत जो है ये जो द्वितीय शासक बने थे उनके, बिंदुसार, इसके काल में हुआ था। यह कंफ्यूजन करने के लिए बिंबिसार भी आपको दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हर्यक वंश के हैं। तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, बिंदुसार के समय में विद्रोह हुआ था। और बिंदुसार का जो पुत्र था, यानी कि जो उसका लड़का था अशोक, बहुत इफिशियंट, वो जो था वो भी मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। और तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ था, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, कि इस रिवोल्ट को कैसे दबाया जाए, ये अशोक को जो है, बिंदुसार जो है, इनको अपॉइंट किए थे। ठीक है, तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ था। मैं एक बात बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे, यानी प्रशासन का जो काम चल रहा था, बहुत ही इफिशिएंट और हाईली जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीकृत जिसको कहते हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। और इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ये क्या प्रशासनिक व्यवस्था था। जैसे मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य ये साम्राज्य यह प्रांतों में बटा था। इनका जो है आप अगर बंटवारा देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया था और प्रांत को आहार या फिर विषय में बांटा गया था। विषय में बांटा गया था और फिर विषय को नगर के अंतर्गत, फिर नगर से नीचे जो आपके होते थे गांव, ये गांव हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे नीचे का इकाई गांव था। याद रखेंगे, सबसे जो यूनिट लास्ट जो हम लोग शुरू करते हैं वो क्या था? विलेज। विलेज था। और ये जो गांव था, गांव में क्या होता था? ये गांव हम देख रहे हैं। और गांव के जो अधिकारी, जो हेड आदमी होते थे, उससे ग्रामीण बोला जाता था। ग्रामीण
या फिर ग्रामिक के रूप में उनका जिक्र आता है, जो हेड होते थे गांव के। नगर में भी नगरपति होते थे, नगर के काम को देखते थे, मैं इसके बारे में बताता हूं। फिर ये जो आहार होते थे या विषय होते थे, ये जो वर्क करते थे, इनके जो अधिकारी होते थे उसे विषयपति बोला जाता था, विषय पति बोला जाता था। ठीक है। और ये जो प्रांत होते थे, प्रांत में जो शासन करते थे वह उसे राजकुमार, यानी कि राजा के जो फैमिली से जुड़े हुए जो लोग होते थे, वो लोग जो है इस प्रांत पे काम करते थे, उस रॉयल फैमिली से। ये यहां ऊपर में, यहां पर आपका राजा हो गया, इस साम्राज्य को, इसको देखने वाले जो थे राजा थे। और ये प्रांत में जो देखते थे राजकुमार थे, यानी कि राजा से जो उस फैमिली से जुड़े हुए जो मेंबर्स होते थे उनको देखने का ये सौंपा दिया काम होता था, जो उसी फैमिली से जुड़ा होता था। तो कुल इस तरह से देखें कि मौर्य साम्राज्य जो था ऊपर से नीचे किस तरह से डिवाइड था। ठीक है ना। मैं बता दूं कि प्रांत को अशोक के समय में उसके शिलालेख में कुछ बातें उल्लेख आया, प्रांत को चक्र के रूप में बताया गया, प्रांत को चक्र कहा गया। सिर्फ उनके शिलालेखों में इस बात की जिक्र आई है और कहीं भी नहीं हुआ है। तो ये भी बात याद रख लें कि प्रांत को जो चक्र कहा जाता था। और ये जो राजा होते थे, ये राजा जो वर्क करते थे, इनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत वर्क करवाते थे। और राजा के पास में जो काम चला, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, उस मिनिस्टर में जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसको तीर्थ कहा गया। तीर्थ, उसके काउंसिल में जो मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे, राजा का जो काउंसिल बना था उसमें जो सबसे हाई लेवल पे होते थे उनको तीर्थ कहते थे। और टोटल जो तीर्थों की संख्या 18 ये जिक्र आई है, 18 तीर्थ के बारे में बताया गया। और ये जो तीर्थ होते थे, जैसे पुरोहित होते थे, सेनानी होता था, और इसके बाद आपको जो कोषाध्यक्ष होते थे वो उनको कहा गया है, सन्निघात कहा गया है। ठीक है ना। संहारता कहा गया है। सन्निघात जो होते थे वह ट्रेजरार होते थे, जिसको कहते ट्रेजरी का जो है पूरा वर्क करना पड़ता था। और समाहर्ता जो होते थे वह एक ऑफिसर्स के रूप में होते थे, वह सारे वर्क को देखते थे। तो इस तरह से कुछ ऑफिसर्स के नाम भी आए हैं। तो सन्निघात, ये सब सारे उस समय में जो वर्क करते थे राजा के, ये मंत्री परिषद था, उस पर बना होता। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो उन दिनों में मौर्य साम्राज्य जो था बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के रूप में आप देख सकते थे कि ऊपर से नीचे तक उनकी किस तरह व्यवस्था बनी हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष, नागार्जुन, चाणक्य और वसुमित्र। कनिष्क के ये दरबारी कवि कौन थे? और एक ई ऑप्शन में दे दो, सभी कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो आपका सही आंसर ई होगा, कनिष्क के दरबारी कवि सभी थे। और जो अश्वघोष थे ये बहुत ही लिटरेचर के बहुत जो है निपुण आदमी थे, बहुत एक्सपर्ट थे लिटरेचर में अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा जो लिखा गया बुद्ध चरित्र, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखा गया उसी तरह का स्थान बुद्ध अश्वघोष द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित्र का। ठीक है ना, जो वाल्मीकि ने जिस तरह, इसलिए ये जो अश्वघोष थे लिटरेचर के बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए इनका कभी कभी तुलना जो है इसके लिटरेचर को देख करके कांट से किया जाता है, वॉल्टियर से किया जाता है, जो ऐसे जो अंग्रेजी जो लिटरेचर है उसके एक्सपर्ट्स लोग थे, वो किस तरह से स्टाइलिश होकर के लिखते थे, इसलिए अश्वघोष के बारे में कहा जाता है बुद्ध चरित्र। एक और वो ग्रंथ लिखे थे सूत्रालंकार, एक दूसरा उनका याद रखिएगा सूत्रालंकार, ये भी उनके द्वारा लिखा गया। और दूसरा उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट
जो उनके दरबार में कोर्ट पोएट थे, वो कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन। और नागार्जुन कोई लिटरेचर एक्सपर्ट्स नहीं थे, ये जस्ट लाइक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इनका जो ये जो लिखे और बताए वो बहुत ही साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बहुत अधिक देखते थे नागार्जुन। और नागार्जुन की इस एक्सपर्टनेस के कारण कभी कभी लोग इसे भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से आप इसको सूचित किया जाता है नागार्जुन को। तो ये दिमाग में रखेंगे। और नागार्जुन जो लिखे थे, वो उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था, उस ग्रंथ को हम जो बोलते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे, नागार्जुन के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, याद रखेंगे इसे, माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन के द्वारा जो बुक लिखा गया माध्यमिक सूत्र। और इस बुक में ये रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, का सिद्धांत, आप इसे अगर और भी समझना चाहते हैं तो आप अपने ढंग से इसे समझ लेंगे कि रिलेटिविटी का थ्योरी क्या है, नागार्जुन के द्वारा दिया है। और जो चरक थे, चरक संहिता लिखे थे, ये बहुत बड़े क्या थे? सर्जन थे। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया, वह बुक लिखा गया था क्या कहते हैं? चरक संहिता। और इसमें ये जो है तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चरक बताते थे अपने चरक की संहिता में, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। और वसुमित्र, और वसुमित्र के बारे में ये भी उनके दरबारी कवि थे। और इसके बाद एक और नाम मैं जिक्र कर दूं, भास के बारे में। भास जो थे वह भी माना जाता है कि संपूर्ण नाटक जो शुरुआत हुआ परंपरा भास के समय से। और भास का जो बुक था स्वप्न व शब्द जो बोलते हैं, वह भास के द्वारा, वह भी इनके दरबारी कवि थे। तो ये कुछ कनिष्क के काल के दरबारी कवि हैं, इन्हें याद रखेंगे। यूची या तोखरी कहा जाता था। शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, पल्लव, यूची या तोखरी के नाम से जाना जाता है। और ये जाने जाते थे कुषाण। कुषाण लोग को यूची या तोखरी कहा जाता है। ये लोग अगर आए जो थे वह तुर्किस्तान, लगभग उसको कहा जाता है तुर्किस्तान। और चीन का जो एरिया जो देखेंगे, अगर चीन के एरिया से सटा हुआ एरिया, वहां से ये लोग आए थे भारत में। और कई खेपों में ये लोग आए थे, कुषाण लोग। इन्हें यूची या तोखरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखेंगे। सर्वप्रथम किस शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनी? गंधार शैली, मथुरा शैली, नागर शैली, बैसर शैली और द्रविड़ शैली। यह एक प्रश्न जो है विवादास्पद प्रश्न है। और इस प्रश्न में अगर कहें तो किस शैली में, तो बुद्ध की जो सर्वप्रथम प्रतिमा जो बनी है वह गंधार और मथुरा शैली को लेकर के आपस में एक डिबेट है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं मथुरा शैली को और कुछ मानते हैं गंधार शैली को। तो मैं आपको बता दूं कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है ना, जिन्होंने कि आर्ट जो ये इस तरह से जो मथुरा शैली पर जो उनका बहुत अधिक और गंधार शैली दोनों पर वो अपना रिसर्च करके बताते हैं कि सबसे पहले जो बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी मथुरा शैली में बनी थी, उनका कहना है। और इस बात को दूसरे हिस्टोरियन रोमिला थापर भी सपोर्ट्स करते हैं कि उनकी जो शैली बनी थी मथुरा शैली में बनी हुई थी। लेकिन एक अलग ग्रुप है जिनका मानना है गंधार शैली, कुछ मानते हैं गंधार शैली। लेकिन मुझे आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अगर आंसर मारेंगे तो मथुरा शैली में ही मारेंगे, गंधार शैली में नहीं मारेंगे। और ये जो मथुरा शैली और गंधार शैली है, इसके बारे में बता दूं। और ये मौर्यन, ये पोस्ट मौर्यन यानी कनिष्क का जो पीरियड है, कनिष्क के समय में हम देखते हैं कि इन शैलियों का बहुत अधिक विकास हुआ है, जिस कनिष्क के बारे में जिक्र कर रहे थे। और कनिष्क जो थे, जो कनिष्क थे, वह महायान संप्रदाय से, बौद्ध धर्म का जो महायान था उस संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे, महायान से। और बुद्ध जो है इस मथुरा शैली में भी बहुत अधिक जो है हम देखते हैं तरह तरह के जो है जो प्रतिमाएं मिली हैं, जो फिगर्स मिले हैं, प्रतिमा मिली है किसका? तो बुद्ध का। बुद्ध का जो है तरह तरह का प्रतिमा देख सकते हैं। लेकिन जो गंधार शैली है, ठीक है ना, इस पर जो है इन्फ्लुएंस है, यूनानियों का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। और इसमें उनका जो देवता अपोलो है, अपोलो लो
इनकी गॉड थे, उनकी गॉड का जो है उसमें आपको मिलेगा उस जैसा अपोलो का है उसी तरह का आकृति आपको गंधार शैली में मिलेगा। ठीक उसी तरह से गंधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया है और सर्वाधिक संख्या में जो मिला है प्रतिमाएं वह गंधार शैली में, मथुरा शैली में नहीं मिला। और मथुरा शैली की खासियत मैं बता दूं कि मथुरा शैली में सिर्फ ये बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिली है, जैन की भी मिली है, यह भी ध्यान में रखेंगे। मथुरा में मिला, ये मथुरा शैली मथुरा के आसपास के एरियाओं में मिला था, इसलिए मथुरा शैली नाम दिया गया है। और गंधार का उधर का क्षेत्र था, इसलिए इसे गंधार शैली नाम दिया गया। इस शैली में नामांकन का रीजनलिटी के आधार पर, उस क्षेत्र के आधार पर दिया गया, ये भी ध्यान। तो अपोलो जो देवता का जो रूप था उसके आधार में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सहज ढंग से बनाया गया। इसलिए कभी कभी इसे यथार्थ जो है रियलिस्टिक फिगर को बताता है, इसको यथार्थ शैली कहते हैं और इसको आदर्शवादी बोलते हैं। आदर्शवादी शैली याद रखेंगे। इस शैली मथुरा शैली और गंधार शैली के बारे में जो बता रहा था, तो इसमें जो मिले हैं और इसमें जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं में मैत्रेय सर्वाधिक प्रतिमा जो है मैत्रेय प्रतिमाएं जो अधिक मिली है, मैत्रेय प्रतिमाएं याद रखेंगे, उसे बोला गया मैत्रेय प्रतिमा का नाम जो नाम है वो बताया गया, उसे मैत्रेय प्रतिमा सर्वाधिक संख्या में मिली है। यहां मैंने कुछ और भी नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, यह मध्यकालीन भारत में 750 से 1200 एडी के बीच में अगर आप जब पहुंचेंगे उसके आसपास में मंदिर निर्माण की यह 3 शैली है और यही इसी शैली को मैंने यहां पर जो है आपके ऑप्शन में डाला था। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसे जान लेंगे नागर शैली, वेशर और द्रविड़ शैली को। तो इन तथ्यों को, फैक्ट्सों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 300 BCE टू 200 CE के बीच सर्वाधिक विकास हुआ। साहित्य, व्यापार, प्रशासन, सभी। आपका सही आंसर होगा बी, व्यापार। ये 300 BCE एक मैं बता दूं, लेटेस्ट जो ट्रेंड आया है मार्क करने का। पहले जैसे हम लोग क्या करते थे, लिखते थे BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AD मीन्स एनो डोमिनी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये BC और AD लिखते थे। अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो हिस्टोरियंस क्या है वो ध्यान थोड़ा रखना है, BC की जगह पर BCE लिखते हैं, बिफोर और कॉमन एरा, और AD की जगह पर लिखते CE मीन्स कॉमन एरा। ये ध्यान में रखेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि ये थोड़ा चेंज किया गया है तो परेशानी नहीं होना चाहिए। तो BC लिखिए। ये जो पीरियड मैंने बताया लिखा है 300 BC टू 200 CE मीन्स AD, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ये BC और AD का जो ये पीरियड है यह आपको पोस्ट मौर्य का पीरियड है, पोस्ट मौर्यन पीरियड है। और इस पीरियड में आप देखेंगे ट्रेड का बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है। रोमन साम्राज्य से ट्रेड जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चले हैं। मैं नेक्स्ट प्रश्न में जो है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसके बाद जो सिल्क रूट है इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो इस तरह से इस पीरियड में हम देखते हैं ये जो पीरियड है ये जो पोस्ट मौर्यन है जिसको मौर्योत्तर बोलते हैं, मौर्य के बाद उस पीरियड में आपका बहुत अधिक डेवलपमेंट ट्रेड से हुआ है। इसी ट्रेड से जुड़े भी कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन सर्वप्रथम जारी किए, सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए, इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, सभी। तो सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए थे वह इंडो ग्रीक किए थे और पहली बार यह जो सिक्का जारी किया गया था, इस सिक्के पर जो है जो किंग होते थे या जारी जो इशू करने वाले लोग होते थे उनका फिगर्स होता था, कुछ थोड़े बहुत डेट्स भी दिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली बार जो है ये जो टेक्निक्स लाए बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर में वो होता था, और ये आर्टिस्टिक मैनर में जो होता था, और ये इंडो ग्रीक सर्वप्रथम चलाने वाले लोग कौन थे, इंडो ग्रीक थे। शकों में भी सोने के सिक्के जारी, कुषाण में नहीं, और सर्वाधिक मैक्सिमम सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, कुषाण ने जारी किए, सर्वाधिक बहुत अधिक सोने के सिक्के इसने जारी किए। प्रथम किसने चलाया, इंडो ग्रीक चलाया, शक लोगों के भी थे ये कॉइन्स। ये तो हुआ, ये जो सोने के सिक्के आप देख रहे हैं ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में देख रहे हैं।
और पोस्ट मौर्यन पीरियड से पहले, अगर पोस्ट मौर्यन पीरियड से पहले की, ये बाद में अब जो चला वो चलता रह गया, लेकिन इससे पहले की बात चलेंगे तो यहां पर चलता था पंचमार्क्ड कॉइन, पंचमार्क्ड कॉइन्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं आहत सिक्का, आहत मुद्रा, आहत मुद्रा। ये क्या होता था, पंच करके बनाया जाता था उसको, उसका क्या होता था, एक साचा बना होता था, उस साचे में पंच करके बनाया जाता। वो ये अलग अलग टाइप के होते थे, इस टाइप के भी हो सकते थे, इस टाइप के भी होते थे, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। और इस पर क्या होते, अलग अलग फिगर्स होते थे, कभी ट्री का फिगर दिया हुआ है, कभी सन का दिया हुआ है, मून का दिया हुआ है, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है इसमें फिगर्स होते थे, किसमें, पंचमार्क कॉइन में। और मौर्यन पीरियड और बुद्ध और जो जैन का पीरियड है, महाजनपद का जो पीरियड, उन सब पीरियडों में ये आहत सिक्के आपको मिलेंगे। पन और कर्षापन, ये शब्द बार बार साहित्यिक स्रोत में भी आया है, और इन बातों से ये पता चलता है कि उन दिनों ये चांदी के सिक्के होते थे, तांबे जो होते थे, और इसका जो है जिक्र बार बार आया है, शायद जो है कौटिल्य के शास्त्र में भी आया है, जो बौद्ध ग्रंथ जो हैं, दिव्यावदान है, और भी जो ग्रंथ दीपवंश, महावंश, इस सब में थोड़े बहुत कुछ न कुछ जिक्र आए हैं। तो इस तरह से जो पन या कर्षापन जो देखते हैं वह चांदी के सिक्के थे, और मौर्य साम्राज्य में भी इसका बहुत अधिक जिक्र आया है। तो इस तरह से हम देखें कि मौर्य पीरियड से जो पहले जो सिक्के आते थे उसे पंचमार्क कॉइन के नाम से जाना जाता था, उसमें अलग अलग आकृति होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी